जीवन में पावर चाहिए, पावर के बिना कुछ नहीं है इस लाइफ में। और अच्छी पदवी भी चाहिए, अच्छी इनकम भी चाहिए। तो यही एक सपना रहता है आम आदमी का इस संसार में, और वो इसी सपने को पूरा करने के लिए कहीं न कहीं जद्दोजहद करता रहता है। तो आप भी सोचते हैं कि एचएएस, आईएएस बनना और पावर को हासिल करना है, अच्छी इनकम भी प्राप्त करनी है, लेकिन फिर आप सोचते हो यार इतनी मेहनत कौन करेगा? बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ती है, बहुत सारा सिलेबस है, तो ये सारा कुछ कौन करेगा? है ना दोस्तों? यही बात आपके मन में भी कभी-कभी आती होगी कि करना तो था, लेकिन सोना बहुत ज़रूरी है, लेटे रहना बहुत ज़रूरी है, इतनी पढ़ाई कौन करता रहेगा? तो ऐसी बातें आपके मन में आती हैं, पावर हासिल नहीं कर सकते। तो पावर के बिना ये जो छोटा-सा जीवन है, वेरी शॉर्ट लाइफ है, इसको इसमें आप एन्जॉय नहीं कर सकते। इसको एक इसके लॉजिकल एंड तक नहीं ले जा सकते। तो अगर आपको सच में पावर चाहिए, पैसा चाहिए, एक रुतबा चाहिए समाज के अंदर, तो आपको यही मेहनत जो है करनी पड़ेगी, अन्यथा फिर आप ऐसे भटकते रह जाओगे, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ। तो आइए, जो आज का वीडियो है वो एक स्पेशल वीडियो है, उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी पिछले वीडियो से, तो मैं उनको यहाँ पर पूरा करना चाहता हूँ कि आपसे जो डिस्कशन पहले हुई है उसको थोड़ा आगे बढ़ाऊँ। तो जैसे बात हमेशा होती है कि जो एचएएस सर्विस होती है हिमाचल प्रदेश में, इसका जो एग्ज़ाम होता है एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करता है हर साल ऑलमोस्ट। क्योंकि जैसे ही बहुत सारे डिपार्टमेंट्स अपने अपने डिपार्टमेंट की वैकेंसीज कन्वे करते हैं, तो पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उनको नोटिफाई करता है और उनको फिल करने के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट कर लेता है। ये आपको सारा पता है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपके रेफरेंस के लिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। अब मैं आपसे बात करूँ कि इस एग्ज़ाम के माध्यम से एक तो एचएएस जो मेंस होता है, सीधा एसडीएम लगने की जो एक सर्विस होती है उसको एचएएस कहते हैं। दूसरी हिमाचल प्रदेश पुलिस सर्विस होती है, बहुत महत्वपूर्ण सर्विस होती है। और तीसरी होती है तहसीलदार, जो कैटेगराइज किया हुआ उस हिसाब से कह रहा हूँ मैं। तहसीलदार के पास भी बहुत सारी पावर्स होती हैं, बहुत सारा जो पब्लिक इंटरफेस है बहुत ज़्यादा होता है। चौथा होता है बीडीओ। तो बीडीओ भी एक ऐसा महत्वपूर्ण व्यक्ति आज के इस सिस्टम में है कि उसके बिना ग्रामीण विकास संभव नहीं है। गाँव में पंचायतों के माध्यम से वो विकास को संभव बनाता है और वहाँ पर जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स होते हैं उनको पहुँचाता है। चौथा अगर मैं बताऊं तो वो होता है डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाईज कंट्रोलर, तो डीएफएससी कहते हैं उनको। वो भी बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट है, क्योंकि जितनी भी फूड से कंसर्न्ड स्कीम्स होती हैं, एसेंशियल फूड आइटम से कंसर्न्ड स्कीम्स होती हैं, ऐसे कुछ टारगेटेड कम्युनिटीज़ होती हैं, क्लासेस होती हैं जिनको स्पेसिफिकली फूड ग्रेन की क्वांटिटी निश्चित की हुई हुई है, वो उन तक पहुंचानी होती है। जिला में उचित स्टोरेज जो है अनाज की बनी रहे, वो भी यही अधिकारी देखते हैं। तो ये अधिकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे ज़िला में खाद्यान्न पहुंचाना और उसकी पूरी व्यवस्था करना उनके जिम्मे रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिकारी होते हैं। और एक होता है डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर। एम्प्लॉयमेंट की बहुत डिमांड दोस्तों यहाँ रहती है हमारे देश में, और अनएम्प्लॉयमेंट की एक बड़ी समस्या बन करके सामने आया हुआ है, और उससे डील करना सरकारों का बहुत जद्दोजहद और जूझना पड़ रहा है। तो उस चीज़ को भी देखने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर होता है, और ये अधिकारी क्या करता है कि जो डिस्ट्रिक्ट में नवयुवक हैं, जो अभी अभी पढ़ करके वापस आए या कोई स्किल हासिल करके डिप्लोमा डिग्री करके आए हैं लेकिन अभी अनएम्प्लॉयड है, तो उनकी काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन और ये सारी रास्ते बताना उनका काम होता है कि कहाँ कहाँ एम्प्लॉयमेंट के चांसेस हैं, कहाँ कहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, गवर्नमेंट के अंदर कहाँ कहाँ अभी वैकेंसीज निकली हुई हैं। अब तो खैर इंटरनेट के माध्यम से इतना सारा सिस्टम का जाल बिछ गया कि सभी को मालूम होता कहाँ क्या है, बट फिर भी ये पहले से एक पोस्ट बनी हुई है, इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में। तो इसके बाद एक और पोस्ट होती है दोस्तों, जिला कल्याण अधिकारी। जिला कल्याण अधिकारी का बहुत बड़ा रोल है इस समाज के अंदर, और वेलफेयर स्टेट बनाने में उनका एक निश्चित रोल रहता है। तो आप समझते हैं कि जिला में इतनी सारी जो कल्याणकारी सब स्कीम्स होती हैं अलग अलग वर्गों के लिए, जैसे बुढ़ापा पेंशन है, विधवा पेंशन है, ऐसे बहुत सारे डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हैं, उनकी पेंशन और या अन्य सुविधाएं, ये सारी इनके माध्यम से होती हैं। और जिला कल्याण अधिकारी जो है बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुआयामी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। तो ऐसे ही एक होता है असिस्टेंट रजिस्ट्रार। वो एग्ज़ाम के माध्यम से रिक्रूट होते हैं, और वो
क्लास 2 गस्टेड होते हैं, बट अच्छी सैलरी उनको मिलती है। और उसके बाद वो जो हमारे देश में, जो हमारे ज़िला में, प्रदेश में एक कोऑपरेटिव मूवमेंट आया हुआ है। बहुत पहले एक कोऑपरेटिव मूवमेंट का ज़माना था, जिसमें बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई गई। उन सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन करना, उनको लॉ के हिसाब से संचालित करना, उनके बीच में पैदा हुए झगड़ों का निपटारा करना और शिकायतों का निपटारा करना, ये सारा इन असिस्टेंट रजिस्ट्रार का काम रहता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पोस्ट है। उसके बाद एक जिला पंचायत अधिकारी भी कई बार इस एग्ज़ाम के माध्यम से रिक्रूट होते हैं, और ये पंचायत जिला के अंदर पंचायत को देखते कि जो ग्रांट्स आती हैं या अन्य जो गतिविधियां पंचायत देखती है, पंचायत का इलेक्शन होता है, चुनाव जो होता है 5 साल के बाद, वो देखना, और सारे जो पंचायत से कंसर्न काम होते हैं वो ये देखते हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूट के लिए भी यहाँ पर इसी एग्ज़ाम के माध्यम से आते हैं। तो ऐसी कुछ पोस्ट्स हैं, 10 या 11 पोस्ट होती हैं जो इस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के माध्यम से रिक्रूट होते हैं। इन सभी का बहुत महत्वपूर्ण रोल दोस्तों, ये एक ऐसे अधिकारी होते हैं जो हमेशा फ्रंट लाइन पे और जिला स्तर पे काम करते हैं, और फिर जो सरकार के जो बहुत सारे प्रोग्राम्स और स्कीम्स होती हैं उनको रन करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो यंगस्टर्स अभी हमारे इस एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे हुए हैं, चाहे वो 2025 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, चाहे 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि वो कंपटीशन से डरे नहीं। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं ना, वो उससे डरना नहीं है आपको। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आर नॉट ऑब्स्टेकल्स, दे आर स्टेपिंग स्टोन्स टू रीच योर गोल। तो इस जो ये सेंटेंस है, इसको लेकर के हमेशा अपनी तैयारी कीजिए, ताकि आपके अंदर नेगेटिविटी ना आए। हमेशा पॉजिटिव बने रहें, ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। आगे कुछ पार्ट रह गया था पिछले वीडियो से कि सैलरी के बारे में पूरी बात नहीं हुई थी, तो मैं आपको बता दूं कि जो एचएएस होता है, इनका जो लेवल होता है वो होता है लेवल 18। इनकी सैलरी होती है ये इनका पे बैंड रहता है, मतलब इस रेंज के अंदर उनकी सैलरी रहती है। ऐसे ही दूसरी सर्विस होती है एचपी पुलिस सर्विस, इनका लेवल 18 और सेम पे बैंड है। फिर जो अगला सर्विस इसमें कैडर होता है वो होता है अगेन वही DFSC, डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाईज कंट्रोलर, सेम लेवल रहता है इनका भी। तो ये कुछ सर्विसेज होती हैं जो सेम लेवल रहती है सैलरी। उसके बाद जो तहसीलदार है, तहसीलदार का जो सैलरी है वो इस पे बैंड में रहती है। उनका लेवल होता है 13, लेवल 13। ऐसे वीडियो भी यही लेवल है उनका भी। और ऐसे असिस्टेंट रजिस्ट्रार, वो भी इसी पे बैंड में और पे रेंज में रहते हैं। तो ये जो अधिकारी होते हैं, अब मैं एचएएस की बात करूं तो इसमें जो लेवल है 18 है, और ये इनका पे रेंज होती है, काफ़ी अच्छी पे होती है। एक रोल रहता है, भूमिका रहती है इनकी, इन अधिकारियों की इस समाज के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। उसको कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। क्लास 1 गस्टेड ऑफिसर होता है, और वो सबसे प्रीमियर सर्विस मानी जाती है इस पूरे एग्ज़ाम की। क्यों? क्योंकि उसको डिफरेंट कैपेसिटीज़ में काम करना होता है। वो किसी एक डिपार्टमेंट का अधिकारी नहीं होता है। वो आज एसडीएम है, कल को वो किसी और कैपेसिटी में जॉइंट सेक्रेटरी है सेक्रेटेरिएट में, या यहाँ पर किसी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार है, आरटीओ, कमिश्नर, एडीएम, एडीसी, ये सारे जो पोस्टें होती हैं अलग अलग होती हैं। तो एक जैसे डॉक्टर या इंजीनियर का काम होता है कि एक ही पोस्ट पे रह करके काफ़ी बोर भी हो सकते हैं, वो लाइफ में चैलेंज नहीं रहता है, इतना आनंद नहीं आता है। लेकिन यहाँ जॉब है, इसमें हमेशा आपको चैलेंज रहेगा, हमेशा आप नई जगह जा करके नए तरीके से लीड कर रहे हो, और इस समाज में एक निश्चित योगदान जो है अपना दे रहे हो। इसलिए इस सर्विस को लोग प्रेफर करते हैं। इसका जो ग्रोथ पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा है। आज के ज़माने में अगर एचएएस अधिकारी डायरेक्ट आ जाता है, एक यंगस्टर जो है सीधा 24-25 साल की उम्र में एचएएस सर्विस ज्वाइन, 18 से 20 साल की सर्विस हिमाचल के संदर्भ में अगर हो जाती है, तो
वो आईएएस में इंडक्ट हो जाता है। आईएएस में जाकर के उसे और ग्रेटर रोल प्ले करने का एक मौका मिल जाता है। इसलिए सर्विस पोटेंशियल बहुत अच्छा है, आप इसमें आगे जा सकते हो। स्टेटस बहुत अच्छा है, एक लीडर का रोल आपका रहता है। ऐसे ही जो हिमाचल प्रदेश पुलिस ऑफिसर होते हैं, एचपीएस, अगेन क्लास 1 गजटेड अधिकारी बनते हैं। नॉर्मली ये डीएसपी रैंक इनको मिलता है, और आजकल जैसे सब डिवीजन के लेवल पर एसडीपीओ होते हैं, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर होता है। तो आज की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखी जाए तो आप समझ सकते हैं कि इनका कितना इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। बढ़ती हुई बेरोजगारी में तस्करी हो रही हैं, चोरियां हो रही हैं, रेप हो रहे हैं, और ऐसे ही नशे का बहुत बड़ा दौर चल रहा है। तो इनका बहुत बड़ा रोल होता है। इन सभी चीज़ों को कॉम्बैट करने के लिए, इन सभी अपराधों को कॉम्बैट करने के लिए एक पुलिस अधिकारी का बहुत बड़ा रोल है। आप इस चीज़ को तो जानते ही हो। तो एचपीएस एक यंग पुलिस ऑफिसर होता है जो डिफरेंट ट्रेनिंग के फेजेस से गुजरता है, और फिर उसको उस लेवल पे एस्टेब्लिश किया जाता है, पोस्ट किया जाता है, और फिर वो अपने स्किल्स को यूज़ करते हुए, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को देखते हुए वो सारे सिस्टम को मैनेज करता है। तो क्योंकि आपको रात दिन काम करना है, और पुलिस की जो ड्यूटी होती है वो कोई स्पेसिफिक नहीं होती है। कभी भी उनको कॉल कर सकते हैं। अगर वो घर में भी रेस्ट कर रहे हैं या खाना खा रहे हैं, परिवार के साथ बैठे हैं, तो सडनली कॉल आता है। मैंने देखा है, एकदम कॉल आता है कि आप यहाँ आओ, यहाँ पर ये क्राइम हो गया, यहाँ पर ये रोड ट्रैफिक जैम कर दिया है, या वट एवर। बहुत सारे क्राइम जो हैं इंस्टेंटली होते हैं, बिना बताए होते हैं, इसलिए उनकी ड्यूटी निश्चित नहीं होती है। वो एकदम उनको जाना पड़ता है, जाकर के अपनी पोजीशन संभालनी पड़ती है, और चीज़ों को, क्राइम्स को रोकना पड़ता है। तो ये बहुत चैलेंज जॉब रहता है। लास्ट में कुछ 18-20 साल के बाद ये भी आईपीएस अधिकारी बन जाते हैं, और ऑल इंडिया सर्विस जैसे होती है ये, उसमें इंडक्ट हो जाते हैं। वहाँ पर और बड़ा लेवल उनका चैलेंज का रहता है, और जिला को और उससे भी ऊपर जाकर के सीनियर पोस्ट के ऊपर इनका नियुक्ति होती है। तो तहसीलदार तो आपने जरूर सुना होगा। तहसीलदार एक ऐसा व्यक्ति होता है जो जो हमारी लैंड रिकॉर्ड्स हैं और लैंड के डे टू डे काम होते हैं। जैसे लैंड की पार्टीशन करना है, लैंड की डिमार्केशन करनी है, म्यूटेशन करना है, या कौन से लैंड पे कौन सी फसल बीजी गई थी, गिरदावरी कहते हैं इसे। तो अपडेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, ऐसे ही बहुत सारे और भी लैंड के डिविजन्स होते हैं। प्राइवेट लैंड की बात करूं, सरकारी लैंड की बात करूं, लैंड किसी एक के नाम से ट्रांसफर करके किसी दूसरे के नाम पे करनी है, किसी एक विभाग से लेकर के दूसरे विभाग के नाम करनी है, ये सारी चीज़ें जो है तहसीलदार के माध्यम से होती हैं। तहसीलदार आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत इंपॉर्टेंट अधिकारी रहता है, और इसके बहुत सारे रोल्स भी हैं, मैं बताता हूँ आपको। एज रेवेन्यू ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर तो ये है ही है, जैसे मैंने ड्यूटी बताई इसकी आपको। बट अगर कोई डिजास्टर होता है, डिजास्टर का जमाना है आजकल, बहुत सारे डिजास्टर होते रहते हैं। कई बार बहुत बारिश हो जाती है, तो कई बार बिल्कुल बारिश नहीं होती, सूखा पड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो अनहोनी घटनाएं होती हैं उनको डिजास्टर कहा जाता है, जो अनप्रडिक्टेबल होती हैं और कभी भी नेचुरल वे में हो जाती हैं। तो उस वक्त में जो लोग सफ़र कर रहे होते हैं, उन लोगों की सफरिंग्स को कम करने के लिए एक रिलीफ ऑफिसर होता है। तो जितना भी गवर्नमेंट उन अफेक्टेड लोगों को रिलीफ देना चाहती है, चाहे वो पैसों के माध्यम से, चाहे वो कैश और काइंड वट एवर, तो वो इन अधिकारी के माध्यम से होता है। रेवेन्यू ऑफिसर जो तहसीलदार होता है, उनके माध्यम से ये रिलीफ उन तक पहुंचता है। उनके आगे जो नेटवर्क होता है कानून गो पटवारीज का, उनके माध्यम से वो लोगों तक पहुंच जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिजास्टर के टाइम में, रिलीफ ऑफिसर। नॉर्मली जब लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है तहसील के अंदर, तो वहाँ पर एसडीएम होता है, डीएसपी होता है, और फिर तहसीलदार भी होता है। तो तहसीलदार जो होता है एसडीएम के बाद बहुत इंपॉर्टेंट अधिकारी होता है लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस में, लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो तहसीलदार जो होता है वहाँ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रूप में काम करता है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो लैंड से संबंधित होते हैं, वो इनके अदालत में लगे होते हैं, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रूप में ये बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर के काम करता है। ऐसे ही मैं कहूँ तो ये कलेक्टर भी होते हैं, असिस्टेंट कलेक्टर होते हैं,
कोई ऐसा मैटर उठ जाता है, लोग डिमार्केशन से सेटिस्फाई नहीं होते हैं या पार्टीशन के मैटर से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो इनका ही एक कोर्ट होता है। असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में ये काम करते हैं और फिर ये उन ऐसे मामलों को सुनते हैं, सुनवाई करते हैं, दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो है अपना फैसला सुनाते हैं। मतलब इनका फुल फ्लैश कोर्ट भी चलता है। तो इस प्रकार के अधिकारी जो है ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी है आज के इस ज़माने में। HPAS कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के माध्यम से ही ये अधिकारी भी रिक्रूट होते हैं। तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पता हो कि इस एग्ज़ाम के माध्यम से कौन कौन अधिकारी रिक्रूट होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, उनका लेवल क्या होता है। मैं नेक्स्ट अधिकारी की बात करूँ तो वो होता है BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। जैसे मैंने कहा कि उसके बिना आजकल इस ज़माने में कोई भी डेवलपमेंट का काम ग्रामीण क्षेत्र में नहीं होता है। तो BDO भी एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। वो किस तरह से काम करता है, BDO। अब मैं BDO की पूरी बात करूं तो ये एक ऐसा सिस्टम है, ये अपने आप में एक अधिकारी नहीं, सिस्टम होता है। क्योंकि ये उस टाइम CD ब्लॉक जब 1952 में स्टार्ट हुआ था प्रोग्राम कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक का, तो तब से ये अधिकारी एग्जिस्ट करते हैं, काम कर रहे हैं और लगातार अपना एक इम्पोर्टेंट स्थान बनाए हुए हैं। तो BDO का रोल आज भी बहुत महत्वपूर्ण है और तब भी था। और पहले अधिकारी ऐसे ये होते थे जिनके पास अपने एरिया में ट्रैवल करने के लिए, टूर करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए घोड़ा होता था। उस ज़माने की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो है जो अधिकारी गाड़ी गवर्नमेंट ने दी थी, उनमें से ये भी एक अधिकारी थे जिनको गाड़ी दी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिकारी है क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम क्षेत्र है भारतवर्ष का वो गाँव में रहता है। अधिकतम पॉपुलेशन गाँव में रहती है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 80% लोग गाँव में रहते हैं तो इन अधिकारी का रोल कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। ये अधिकारी भी इस एग्ज़ाम के माध्यम से ही सिलेक्ट होकर के सेवा में आते हैं। तो इनका लेवल 13 होता है और इनकी सैलरी ये पे रेंज रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल इनका रहता है। तो ये पंचायत समिति के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी होते हैं। मतलब जो पंचायत समिति होती है वो एक मिडिल टियर होता है पंचायती राज सिस्टम में, तो उसको भी रन करते हैं। और इसके अलावा गांव में जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट की इम्प्लीमेंट होनी होती हैं, चाहे वो विकास की स्कीम्स हैं, रास्ता कहाँ बनना है, स्कूल की बिल्डिंग कहाँ बननी है, आंगनबाड़ी की बिल्डिंग बननी है, PSC की बिल्डिंग बननी है, कोई लिंक रोड बनना है, एम्बुलेंस रोड बनना है। इसके अलावा बॉडियाँ जो बनती हैं, हमारे ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेज का देख रेख करनी है, उनका निर्माण करना है, ये सारे BDO के माध्यम से होते हैं। और भी बहुत सारी जो स्कीम होती हैं BPL से कंसर्न, जो BPL परिवार होते हैं गाँव में, उनको हाउसिंग में असिस्ट करना, ग्राम सभा ऐसे लोगों का नाम सेलेक्ट करती है, या उनको राशन के लिए सेलेक्ट करना, अलग अलग बहुत सारी स्कीम्स होती हैं। तो उनके लिए सारी सिलेक्शन जो है BDO के माध्यम से होती है। और ये इनका भी डायरेक्ट इंटरफेस लोगों से रहता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अधिकारी होते हैं और इनके बिना ग्रामीण विकास संभव नहीं होता है। लार्ज नंबर ऑफ प्रोग्राम्स BDO इम्प्लीमेंट करता है। तो ये भी बहुत चैलेंजिंग जॉब होती है जो इस एग्ज़ाम के माध्यम से अधिकारी रिक्रूट होकर के आपकी सेवा में आते हैं। तो इसके आगे मैंने DFSC का बता दिया आपको, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का बता दिया, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर अफसर का बता दिया। वो सारी बातें हो गई। प्रिंसिपल जो होते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के, उनके बारे में आपसे बात हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये मोटा मोटा आइडिया हो गया होगा कि ये एग्ज़ाम कितना इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि 1 साल भूल जाओ यार, 1 साल सब कुछ बंद कर दो, छोड़ दो, बहरे हो जाओ, बस एक जगह ही फोकस करो। मैंने पिछली वीडियो में कहा था दिवाली, शादी, होली, सब कुछ 1 साल 2 साल फोकस करो तो आप इन अधिकारियों में से कहीं भी आ सकते हो। जबकि आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप HS प्रॉपर में आएँ। तो अब इसके बारे में आगे बात करते हैं कि अब बात आती है कि इस एग्ज़ाम के लिए क्राइटेरिया क्या रहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। तो मैं बताता हूँ। एज, आपकी एज 21 और 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए।
कम से कम आपने 21 ईयर्स पूरे कर लिए हों और 35 से ऊपर ना हुए हों, आप इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब जो एज की रिलैक्सेशन की बात करूं, रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC, तो ये अपर एज लिमिट, अपर एज 5 ईयर्स, SC ST OBC को 5 साल की छूट मिलती है अपर एज लिमिट में। इसके बाद जो सर्विंग पर्सन होता है, सर्विंग मीन्स एम्प्लॉय, ऑलरेडी एम्प्लॉयड, तो इसका अपर एज लिमिट होता है 45 ईयर्स। जो व्यक्ति ऑलरेडी किसी जॉब में सर्व कर रहा है, किसी और पोस्ट पे, क्लरिकल में है, टीचर है, या कहीं कुछ और है, वट एवर, गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी सर्व करता है, तो उसकी जो अपर एज लिमिट होती है 45 ईयर्स होती है। वो 45 ईयर्स तक जो है कितने भी अटैम्प्ट दे सकता है और इस सर्विस को क्वालिफाई कर सकता है, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज का हो गया। अब जो है एजुकेशन, तो एजुकेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें ग्रेजुएशन रहती है, BA, BSc, BCom, BTech, MBBS। इस एग्ज़ाम में अपियर होने के लिए आपको ग्रेजुएशन का लेवल अटेन करना पड़ेगा। भारतवर्ष की किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट होने चाहिए। आप BA हों, BSc, BCom, BTech, MBBS, वॉट एवर, जो आपने जिन एग्ज़ाम को, जिन डिग्रीज़ को ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट माना गया है, अगर आप वो क्वालिफाइड हो, आपने कर लिया है, तो आप इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके अलावा इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया गया कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक तीसरी बात इसमें और आती है, अपीयरिंग इन फाइनल एग्ज़ाम। फाइनल ईयर एग्ज़ाम, ये सवाल भी हमेशा आता है कि अगर कोई व्यक्ति अभी किसी एग्ज़ाम में अपेयर हो रहा है, ग्रेजुएशन के किसी लेवल को अभी एग्ज़ाम में बैठ रहा है, तो उसको अभी करना है, अपेयर हो रहा है, लास्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए वो अपेयर हो रहा है, तो वो भी इस एग्ज़ाम में बैठ सकता है, बशर्ते बाद में उसका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाना चाहिए। अदरवाइज़ फिर वो अगर सेलेक्ट भी हो गया हो तो नहीं होगा। तो इस ऐसे अपियर होता हुआ व्यक्ति भी इस एग्ज़ाम को दे सकता है और कमीशन जो है उसको प्रोविजनली एडमिट करता है। तो मैंने मोटा मोटा ये सारा जो क्राइटेरिया होता है वो बता दिया। ग्रेजुएशन का क्राइटेरिया, एज का क्राइटेरिया, एज रिलैक्सेशन का जो बातचीत जो गवर्नमेंट ने जो निश्चित कर रखी है, और इन अलग अलग सर्विस का रोल क्या रहता है, इनकी पे क्या रहती है, में एक सोशल सेटअप में लीडरशिप का क्या रोल रहता है, किस तरह से ये काम करते हैं, ऑपरेट करते हैं, और इनको क्या क्या पावर्स होती हैं। तो ये सभी अधिकारी बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो इस एग्ज़ाम के माध्यम से सेवा में आते हैं और अपने देश और प्रदेश की सेवा में तल्लीन हो जाते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप भी तैयारी कीजिए, छोड़ दीजिए बाकी सारी चीज़ें। अगर आप किसी और एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ उतना ही टाइम लगेगा आपको, उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए भी, जितना यहाँ HS में करना पड़ता है। पर HS और IAS का नाम सुन करके ही हम लोग देखते हैं कि सिलेबस बहुत वास्ट है, ऐसा है वैसा है, वो सारी समस्याएं हमें पैदा हो जाती हैं हमारे मन में, जो कि सार्थक नहीं होती, उनका मीनिंग नहीं होता कोई, बस ऐसे मन में डर हो जाता है क्योंकि कभी सोचा नहीं उसके बारे में। अपनी सोच को डेवलप कीजिए, सोचने के लिए पैसे नहीं लगते हैं। इस सोच से ही आप अपने भविष्य को संवार सकते हैं, सोच से ही आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, और सोच से ही आप इस समाज में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो आइए इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, मेरे साथ बने रहिए, आगे लगातार मेरे वीडियो आएंगे, और जो भी आप चाहें
कि आपको क्या चाहिए या क्या आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो आपको दी जाएगी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से मुझे कन्वे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और आज का वीडियो इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। थैंक यू सो मच।